बॉन्ड पोलैरिटी के बारे में अब हम अध्ययन करेंगे। और परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर, प्रतिशत जो आयनिक लक्षण है वो कितने होते हैं किसी भी कोवेलेंट बॉन्ड में जब वह बॉन्ड पोलर हो जाता है, तो इसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। कोवेलेंट बॉन्ड वर्सेस आयनिक बॉन्ड। जैसा कोवेलेंट बॉन्ड के बारे में पहले पढ़ा है, कोवेलेंट बॉन्ड में समान जो है या लगभग समान विद्युत ऋणता वाले परमाणु जो है वह आपस में जो है कोवेलेंट बॉन्ड का निर्माण करते हैं। तो जब वो जैसे क्लोरीन और क्लोरीन के बीच में यदि बंधन का निर्माण हो या हाइड्रोजन परमाणु के बीच बंधन होगा तो वह 100% कोवेलेंट कैरेक्टर का बॉन्ड होगा। लेकिन जब असमान विद्युत ऋणता वाले तत्व जो है अणु जो है वह आपस परमाणु जो है वह आपस में जब अणु बनाएंगे तो असमान विद्युत ऋणता के कारण बंध पूर्ण रूप से संयोजक न होकर कुछ उसमें आयनिक लक्षण आ जाते हैं। तो यहाँ पे पोलर बॉन्ड्स वो हैं ऐसे कोवेलेंट बॉन्ड हैं जिनमें एटम की शेयरिंग जो है वह हो रही है, लेकिन वो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन जो है साझा करने वाले इलेक्ट्रॉन है वह एक परमाणु की तरफ अधिक समय तक रहते हैं। तो यह अनइक्वल शेयरिंग जो है इलेक्ट्रॉन की हो रही है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन क्लाउड जो है वह एक परमाणु की तरफ ज़्यादा शिफ्ट हो जाता है, जिसके कारण बॉन्ड में कुछ ध्रुवता आ जाती है और इस ध्रुवता के कारण ही उसमें कुछ आयनिक लक्षण आ जाते हैं। जैसे इसमें उदाहरण दिया गया था कार्बन और ऑक्सीजन। कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन है तो कार्बन और ऑक्सीजन में विद्युत ऋणताओं में ऑक्सीजन की विद्युत ऋणता ज्यादा है। तो इससे जो इफेक्ट होगा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के कारण जो है आयनिक कैरेक्टर जो है जितना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में अंतर होगा उतना ही ज्यादा उसमें आयनिक कैरेक्टर जो है आयनिक लक्षण उस अणु में आ जाएंगे। पोलैरिटी बॉन्ड पोलैरिटी वह उतनी ही बढ़ती जाएगी। तो जो समान विद्युत ऋणता वाले परमाणु जो है वो यदि आपस में बंधन का निर्माण कर रहे हैं तो वह पूर्णतः 100% संयोजक लक्षण वाले बंधन होंगे, और थोड़ा ही यदि अंतर है तो वह पोलर कोवेलेंट बॉन्ड कहलाएंगे। यदि बहुत ज्यादा अंतर है तो वह आयनिक प्रकृति के फिर बंध का निर्माण करते हैं। तो पॉलिंग के नियम के अनुसार यदि दो परमाणु जिनकी ए और बी जो कि बंध का निर्माण कर रहे हैं, से बंध का निर्माण करता है, वह उनकी विद्युत ऋणताओं का अंतर यदि 1.7 है तो वह 50% आयनिक व 50% सहसंयोजक लक्षण वाला बंधन का निर्माण करेंगे। और यदि ए और बी में विद्युत ऋणताओं का अंतर 1.7 से कम है तो वहां पर बॉन्ड जो है वह कोवेलेंट कैरेक्टर जो है उसका 50% से ज्यादा होगा। और यदि विद्युत ऋणताओं का अंतर 1.7 से ज्यादा है तो ए और बी जो के बीच बनने वाला जो बंध है वह 50% से अधिक आयनिक लक्षणों वाला होगा। तो बॉन्ड जो है वो 50% आयनिक कैरेक्टर तक है तो वह आयनिक बॉन्ड, 50% से ज्यादा का आयनिक कैरेक्टर है तो वह आयनिक बॉन्ड कहलाता है। और यदि वह 50% से ज्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर का है तो उसको हम पोलर कोवेलेंट बॉन्ड कहते हैं। इस नियम की जो कुछ सीमाएं हैं जो कि उन्होंने दी, यहाँ पर जो विद्युत ऋणताओं का अंतर होगा यदि बहुत ज्यादा हो तो यह नियम अच्छी तरीके से कार्य नहीं करता है। और यह कुछ जो है एल्कली मेटल्स जो हैं उनमें कार्य एप्लीकेबल नहीं है, उनमें यह कार्य नहीं करेगा। और परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर में यदि HF जो है वह 60% कैरेक्टर प्रदर्शित करता है, जबकि इनमें विद्युताओं का अंतर
जो है उसमें उसके कारण ये 45% आयनिक करेक्टर वाला होता है। तो जितना परसेंटेज उसमें यदि है डिफरेंस, और उसके कंपैरिजन में जरूरी नहीं है कि वह उतना परसेंटेज आयनिक करेक्टर उसमें हो। कई बार परमाणुओं के आकार के कारण भी ये परिवर्तन हो जाता है। परसेंटेज आयनिक करेक्टर जो है वह है ए और बी में उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिव के आधार पर, विद्युत ऊर्जाओं के आधार पर समझाने के बारे में बताया गया है। तो मूल्यांकन स्केल के आधार पर जो एटॉमिक डायटोमिक मॉलिक्यूल में एक्स ए और एक्स बी, ए और बी में यदि ए और बी के बीच में उसको आंशिक बंधन द्वारा प्रदर्शित किया जाता है, आंशिक रूप से आवेश इसमें दर्शाए जाते हैं जब बॉन्ड पोलैरिटी होती है। जैसे HCl है तो H के ऊपर आंशिक रूप से धन आवेश और Cl के ऊपर आंशिक रूप से ऋण आवेश यहाँ पर प्रदर्शित किया जाता है। तो और यदि एक्स ए और एक्स बी में बी की विद्युत ऋणता अधिक है तो बी के ऊपर आंशिक रूप से ऋण आवेश यहाँ पर दर्शाया जाएगा, और यदि ए के ऊपर विद्युत ऋणता अधिक है तो ए के ऊपर आंशिक रूप से ऋण आवेश दर्शाया जाएगा। तो इस तरीके से कोवेलेंट से पोलर बॉन्ड को दर्शाने के लिए ये ऐसा लिखा जाता है। इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस यदि के आधार पर ही परसेंटेज आयनिक करेक्टर के बारे में, किसी भी कोवेलेंट बॉन्ड के प्रतिशत आयनिक लक्षण के बारे में बताया जाता है, इसको कैलकुलेट किया जा सकता है। और यदि पोलैरिटी प्लॉट ग्राफ करें परसेंटेज आयनिक करेक्टर और विद्युत ऋणताओं के बीच में, तो ये बढ़ते हुए क्रम में ये स्ट्रेट लाइन जो है वह एक ग्राफ दिखाई देता है। और यह जो परसेंटेज आयनिक करेक्टर है उसके लिए ये फॉर्मूला इसमें दर्शाया गया है, उसके आधार पर परसेंटेज आयनिक करेक्टर की गणना की गई है और यह ग्राफ प्लॉट किया गया है, जिसमें एक्स ए जो है ए परमाणु की विद्युत ऋणता है, बी जो है वो बी परमाणु जो है दो जिनके बीच में बंधन हो रहा है उसकी विद्युत ऋणता है। तो यहाँ पर जो पॉलिंग ने जो फॉर्मूला बताया था उसमें एक इक्वेशन दी है, परसेंटेज आयनिक करेक्टर जो है वो 16 ब्रैकेट में विद्युत ऋणता ए एटम की माइनस विद्युत ऋणता बी एटम की प्लस 3.5 ब्रैकेट में विद्युत ऋणता एक्स ए माइनस एक्स बी का होल स्क्वायर। तो इस फॉर्मूले से जो है परसेंटेज आयनिक लक्षण की गणना की जाती है। तो यहाँ पर इस इक्वेशन के आधार पर यदि एक्स ए और एक्स बी का 2.1 का डिफरेंस है तो 50% आयनिक लक्षण होंगे और 50% सहसंयोजक लक्षण होंगे। और यदि एक्स ए माइनस एक्स बी या में 2.1 से ज़्यादा का अंतर है तो ए बी जो बॉन्ड होगा वह आयनिक लक्षण का होगा। और यदि एक्स ए और एक्स बी में 2.1 से कम का डिफरेंस है तो यह लक्षण जो है पूर्ण रूप से जो है इसको कोवेलेंट बंध कहा जाएगा। तो यहाँ पर HF में 43% आयनिक है और 57% यह कोवेलेंट है। HCl में 17% आयनिक है और 83% कोवेलेंट सहसंयोजक लक्षण का बंधन है। HBr में 13% आयनिक है और 87% यह सहसंयोजक लक्षण प्रदर्शित करेगा। और HI जो है वह उसमें 7% आयनिक लक्षण है और यह 93% सहसंयोजक लक्षण को प्रदर्शित करता है। इसलिए जो परसेंटेज आयनिक करेक्टर है वो HF में सबसे ज़्यादा, उससे कम HCl में, उससे कम HBr में और सबसे कम HI में होता है।
तो परसेंटेज आयनिक करेक्टर को सिंपल कैलकुलेशन इससे डायपोल मोमेंट भी कैलकुलेट इस विद्युत ऊर्जाओं के अंतर के आधार पर किया जाता है। डायपोल मोमेंट वह है जब धनात्मक आंशिक और ऋणात्मक आवेशित हों तो वह आवेश कितने दूर रहते हैं एक दूसरे से, उससे उस डायपोल मोमेंट को किया जाता है। तो मैग्नेट में रखने पर वह एक मैग्नेट की तरीके से व्यवहार करता है और उसको चुंबकीय क्षेत्र में वह कितना घूर्णन प्रदर्शित करेगा उससे हम उसका, तो एक द्विध्रुव की भांति जब ये कार्य करेगा अणु जिस पर एक धनात्मक सिरा है दूसरा ऋणात्मक सिरा है, तो ये दो ध्रुव की भांति कार्य करने लग जाता है और इसलिए इसको जो आघूर्ण होगा किसी भी चुंबकीय क्षेत्र में उसे हम द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। तो यहाँ पर किसी भी डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल में जो द्विपरमाणुक अणु है उसके डायपोल मोमेंट जो होगा वह पोलरिटी के ऊपर निर्भर करता है। तो जितने ज़्यादा पोलर होगा वह उतना ही अधिक डायपोल मोमेंट उसी के अनुसार वह प्रदर्शित करेगा, क्योंकि उसी के कारण ही उस पर धनावेश और ऋणावेश की जो आंशिक मात्रा है वह आती है। तो इसलिए यहाँ पर जो सहसंयोजक लक्षण प्रदर्शित करने वाले हैं, सहसंयोजक बंध बनाने वाले हैं, वह आयनिक लक्षण को भी प्रदर्शित कर देते हैं विद्युत ऊर्जाओं की असमानता के कारण। तो डायपोल मोमेंट जो है वह E/d होता है, जिसमें E जो है वह मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इन ESU इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट जो है उसके ऊपर है। तो कितने चार्ज की मात्रा है, आवेश की मात्रा है, वो कितने दूर है। D है डिस्टेंस बिटवीन एटम्स, जो है जो दो एटम्स है जो बंध का निर्माण कर रहे हैं उनके बीच की दूरी कितनी है। तो इसके आधार पर यह डायपोल मोमेंट की गणना की जाती है। तो इन दोनों का गुणनफल जो है डायपोल मोमेंट म्यू के बराबर होता है। तो यहाँ पर जो डायपोल मोमेंट है वह उसकी गणना की गई है HCl में। तो HCl में इलेक्ट्रॉन जो चार्ज है वह है और उसके बीच का डिस्टेंस जो है 1.27 एंगस्ट्रॉम है और इलेक्ट्रॉनिक चार्ज जो है वह है 4.80 × 10⁻⁻10 ESU है। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करके जो है 6.09 यहाँ पर डायपोल डिवाई में इसको प्रदर्शित किया गया है। तो यह डिवाई में यह डायपोल मोमेंट आएगा और यह इसके आधार पर परसेंटेज आयनिक लक्षण की गणना HCl में की जा सकती है। तो जो इसकी एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है डायपोल मोमेंट की बटे जो थ्योरेटिकल वैल्यू आई है डायपोल मोमेंट की इंटू 100 कर दें तो यह इसकी परसेंटेज आयनिक करेक्टर जो है उसका HCl का हमें पता लग जाएगा। तो एक्सपेरिमेंटल वैल्यूज है 1.03 है और थ्योरेटिकल वैल्यू जो आ रही है वह 6.03 है। तो इसको 1.03 अपॉन 6.09 जो है इंटू 100% होगा तो 16.9% यानी लगभग 17% के बराबर इसमें आयनिक करेक्टर होंगे और 85% कोवैलेंट करेक्टर यहाँ पर HCl में इस कैलकुलेशन के आधार पर होंगे। तो यहाँ पर डायपोल मोमेंट की जो कुछ अनुप्रयोग हैं यह पहला तो यह है कि बॉन्ड पोलरिटी के बारे में इसकी हमें जानकारी मिल जाती है। जैसे HF, HCl, HBr और HI में देखें तो HF से HI तक ये घटते हुए क्रम में होता है और इसके मान के आधार पर 1.78 डिवाई और 1.07 डिवाई और 0.79 डिवाई और 0.38 डिवाई यह है D इसका डायपोल मोमेंट आता है। यानी डायपोल मोमेंट भी आयनिक लक्षण घटने के साथ साथ कम हो जाता है या बॉन्ड पोलरिटी कम होने के साथ साथ यह घट जाता है। परसेंटेज आयनिक करेक्टर जो है वह इस फॉर्मूले के द्वारा जैसा पूर्व में बताया गया म्यू ऑब्जर्व्ड अपॉन म्यू आयनिक थ्योरेटिकल जो आ रहा है
उसको जो है 100 से मल्टीप्लाई कर दें तो इसके बारे में हम परसेंटेज यानी करेक्टर कैलकुलेट कर सकते हैं। और सिमेट्री मॉलिक्यूल होगा, उसका डायपोल मोमेंट यदि निकालेंगे उसका तो वह सिमेट्री के बारे में भी बता देता है कि मॉलिक्यूल सिमेट्रिक है कि असिमेट्रिक है। जैसे CO2 मॉलिक्यूल है, कार्बन डाइऑक्साइड, वो सिमेट्रिक मॉलिक्यूल है तो इसका डायपोल मोमेंट 0 होगा, क्योंकि दोनों ऑक्सीजन जो है वह आंशिक रूप से ऋणावेश प्रदर्शित करेंगे और जो कार्बन होगा वह आंशिक रूप से धनावेश। तो दोनों विपरीत दिशा में होने के कारण ऋणावेश जो है धनावेश से कार्बन से तो और एक सीधी रेखा में होने के कारण यहाँ पर ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, डायपोल मोमेंट सदिश राशि है, जिसके कारण एक दूसरे के प्रभाव को नष्ट कर देते हैं और यहाँ पर डायपोल मोमेंट जो है वो 0 आता है। तो जो विद्युत ऋणताओं में अंतर हो लेकिन यदि वह सिमेट्रिक अणु है तो वह डायपोल मोमेंट जो है वो 0 प्रदर्शित करेंगे। तो इसलिए हम यहाँ पर सममिति के बारे में, अणु की शेप के बारे में भी जानकारी जुटा सकते हैं। तो जैसे कुछ कर सकते हैं पोलर और नॉन पोलर जो है, तो डायपोल मोमेंट के आधार पर पोलर और नॉन पोलर के बारे में बता सकते हैं। जैसे यदि कुछ में यदि डायपोल मोमेंट का मान μ=0 है, जैसे NH3 है, HCN है, विद्युत ऋणताओं में अंतर है लेकिन फिर भी इनके डायपोल मोमेंट का मान 0 है, क्योंकि यह एक सदिश राशि होने के कारण जब आवेश की मात्रा विपरीत दिशा में हो जाती है केंद्र से तो वे एक दूसरे के प्रभाव को नष्ट कर देते हैं। जैसे HCN है, H2O है, H2S है, SO2 है, NO2 है, इस तरीके के जो मॉलिक्यूल हैं सिमेट्रिक प्रकार के, उनका डायपोल मोमेंट 0 होगा और 0 डायपोल मोमेंट जो होगा 0, उनका 0 नहीं होगा, क्योंकि इसमें NH3 में हाइड्रोजन और H2O में ये एंगल है, एंगुलर है। जैसे H2O की V शेप है, NH3 की पिरामिडल शेप है, H2S का भी इसी तरीके का, और SO2 NO2 ये सब एंगुलर कोणीय प्रकार के बंधन है, इसलिए इनका डायपोल मोमेंट 0 नहीं होगा। ये सिमेट्रिक मॉलिक्यूल जो है नहीं होंगे, एक दूसरे के विपरीत नहीं होंगे। और 0 जिनका डायपोल मोमेंट है, जैसे CO2 है, BeF, ये लीनियर मॉलिक्यूल है, SF6 ये सब जो है, SO3 समान मात्रा में और प्लेनर प्रकार के मॉलिक्यूल हैं, इसलिए ये म्यू जो है यहाँ पर डायपोल मोमेंट जो है वो 0 होगा। परसेंटेज यानी करेक्टर निकालने का तरीका पूर्व में बताया गया, उसी तरीके से यहाँ भी परसेंटेज यानी करेक्टर के बेसिस के ऊपर डायपोल मोमेंट निकाल सकते हैं। शेप और ज्योमेट्री की प्रेडिक्शन किस तरीके से की जा सकती है, जैसे जो है डायपोल मोमेंट जो है एक इम्पोर्टेंट फैक्टर बन जाता है किसी भी अणु की आकार के बारे को जानने के लिए। और यहाँ पर जब दो या दो से अधिक एटम वहाँ पर उपस्थित हो, इसी तरीके से ऐसे मॉलिक्यूल जिनके बारे जो कि H2O और है और इसका डायपोल मोमेंट 1.84 डिवाई है, और अमोनिया जो है उसका डायपोल मोमेंट जो है 1.49 है, क्योंकि ये मॉलिक्यूल सिमेट्रिकल नहीं है, दो या दो से अधिक पोलर बॉन्ड्स इनमें उपस्थित। तो डायपोल मोमेंट को यानी परसेंटेज यानी करेक्टर को कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, इसके बारे में हम एक शॉर्ट वे में इसको समझ सकते हैं। जैसे A और B के इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी के डिफरेंस के आधार पर ये करेक्टर जैसा पूर्व पढ़ा है उसके आधार पर इसको समझा सकते हैं। परसेंटेज यानी करेक्टर जो है म्यू ऑब्जर्व अपॉन म्यू थ्योरेटिकल इनटू 100 है, और
पोलरिटी और डायपोल मोमेंट जैसे CO2 में देखें, जैसे पूर्व में समझाया गया है, यहाँ पे CO2 एक सिमेट्रिक मॉलिक्यूल होने के कारण विपरीत दिशा में ऑक्सीजन परमाणु है और समान मात्रा में है इनकी इलेक्ट्रॉन विद्युत ऋणता, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इस कारण से एक दूसरे के प्रभाव को यहाँ पर नष्ट कर रहे हैं, जिसकी वजह से यह जीरो इसका डायपोल मोमेंट हो जाता है। तो पोलरिटी जो है वो सेपरेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज है और जिससे कि मॉलिक्यूल जो है वह उसके ऊपर डायपोल मोमेंट बन जाता है। और डायपोल मोमेंट जो है मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज एंड द डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन बिटवीन द चार्जेस है। तो चार्जेस के बीच में कितना डिस्टेंस है उसके आधार पर और चार्ज की मात्रा क्या है उसके आधार पर इसको कैलकुलेट करते हैं।